दोस्तों B-21 बॉम्बर जो कि अमेरिका के नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर है और इस बॉम्बर को आज दुनिया के सामने लाया जाएगा। दोस्तों ये बॉम्बर अमेरिका के बेड़े में कई दशकों के बाद शामिल किए जाने वाला नया बॉम्बर है और दोस्तों इस बॉम्बर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और टेक्नोलॉजिकली एडवांस बॉम्बर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ये अपने आप में ही काफी अलग और स्टेल्थ डिजाइन के एक ऐसा बॉम्बर है जिसे आप काफी हद तक B-2 बॉम्बरों के साथ कंपेयर कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में जहाँ पे ये बॉम्बर किसी भी अन्य बॉम्बर के मुकाबले में दशकों आगे है, तो वहीं पे दोस्तों इन बॉम्बरों को अनवेल करने के बाद इसके बारे में हमें और भी जानकारी मिलेगा। पर दोस्तों एक तरफ जहां पे इन बॉम्बरों को अनवेल किया जा रहा है, तो वहीं पे अमेरिका के थिंक टैंकों की तरफ से ये सजेस्ट किया जा रहा है कि अमेरिका को ऐसे बॉम्बरों को अपने क्लोज तरीन एलाई कहे जाने वाले देश जैसे कि भारत, जापान और यूनाइटेड किंगडम के साथ शेयर करना चाहिए। मतलब भारत, जापान और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों को अमेरिका के द्वारा B-21 राइडर बॉम्बर देना चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि सच में अमेरिका B-21 राइडर बॉम्बर इंडिया को देने के लिए तैयार होगा या देने का कोई इरादा बना रहा है, जबकि साथ में B-21 बॉम्बरों के मैं आप लोगों को ऐसे 10 खासियतों के बारे में बताऊंगा जो इन बॉम्बरों को दुनिया के सबसे डेडलीस्ट बॉम्बर बनाएगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट के बीच में जो सिचुएशन बना हुआ है उसे एक तरीके से अब नया कोल्ड वॉर के रूप में देखा जा रहा है। और कोल्ड वॉर होता ही है अप्रत्यक्ष लड़ाई, जहाँ पे अन्य देशों के अंदर इन्फ्लुएंस को लेके या फिर कहे तो अन्य किसी तीसरे देश के अंदर लड़ाई लड़ा जाता है, या फिर कहे तो एक तरीके से डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिकल और हथियारों की ताकत को लेकर लड़ाई लड़ा जाता है। और ऐसे कोल्ड वॉर के दरमियान अमेरिका के द्वारा अपने सबसे ताकतवर कहे जाने वाले बॉम्बर मतलब B-21 राइडर को दुनिया के सामने लाया जा रहा है। दोस्तों आज ही के दिन अमेरिका के द्वारा ये बॉम्बर दुनिया के सामने लाया जा रहा है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ये प्लामडेल कैलिफोर्निया में स्थित नॉर्थवेव गवर्नमेंट के फैसिलिटी में ही अनवेल किया जाएगा। हालांकि इसके बारे में जानकारी कुछ हफ्ते पहले ही दे दिया गया था, पर इस बॉम्बर को अनवेल करने का ये जो समय है ये अति महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि चाइना भी दूसरी तरफ अपने हथियारों को लेकर तैयारी कर रहा है। चाइना भी एक स्टेल्थ बॉम्बर को बना रहा है जिसे H-20 बॉम्बर का नाम दिया गया है, जबकि चाइना अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या बढ़ा रहा है और लंबे दूरी तक मार करने वाले हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी निर्माण कर रहा है। पर दोस्तों अमेरिका की तरफ से यह नया बॉम्बर को अनवेल करने के साथ साथ अब अमेरिका के कुछ थिंक टैंकों का कहना है कि अमेरिका को इन बॉम्बरों के शेयरिंग अपने एलाई देशों के साथ करने के लिए हिचकिचाना नहीं चाहिए। मतलब जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा हथियारों को शेयर करने को लेकर हिचकिचाया जाता है, मतलब अपने महत्वपूर्ण हथियारों को महत्वपूर्ण कहे जाने वाले एलाई को देने से पीछे हटा जाता है, उस रवैये को अब अमेरिका को बदलते हुए ऐसे हथियारों को अमेरिका को जापान, यूनाइटेड किंगडम और भारत जैसे अपने महत्वपूर्ण एलाई के साथ शेयर करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे इस बात का जिक्र करने के पीछे दो तरीके का कारण हो सकता है। पहला तो एक कारण कि अमेरिका के थिंक टैंकों को यह महसूस हो चुका है कि अमेरिका इस बार के कोल्ड वॉर अकेले अपने बलबूते पे जीत नहीं सकता है और इसमें अमेरिका को अपने एलाई को भी मजबूत करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ऐसे साथी देशों में भारत, जापान और यूनाइटेड किंगडम का नाम लिया गया है, जिनमें भारत और जापान ऑलरेडी क्वाड का मेंबर है, जबकि इस क्वाड के अलायंस में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका एकत्रित रूप में ऑकस का निर्माण किया है। अब दोस्तों ऐसे में भारत, जापान और यूनाइटेड किंगडम का जिक्र किया जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया का जिक्र नहीं किया जा रहा है, तो आप लोगों के मन में एक सवाल उठ सकता है कि ऐसा क्यों। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पहले ही बताया गया है कि अमेरिका के द्वारा अपने स्टेल्थ बॉम्बरों का तैनाती ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का रास्ता तो एक तरीके से क्लियर है। हालांकि यहाँ पे दोस्तों इन देशों के जिक्र करने के पीछे जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है इन देशों के बढ़ते हुए टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी। दोस्तों अब ऐसा नहीं रहा कि इन देशों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है और अमेरिका के थिंक टैंकों को महसूस हो रहा है कि अगर अमेरिका के द्वारा टेक्नोलॉजी नहीं दिया जाता है या हथियार नहीं दिया जाता है तो शायद थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ये देश भी अपना हथियार डेवलप कर लेगा, जिसके बाद अमेरिका के जो इन्फ्लुएंस बढ़ाने का एक मौका था वो भी अमेरिका के हाथ से छूट जाएगा। और भारत का जिक्र करने के पीछे जो मेन कारण है वो है इंडो पैसिफिक में सबसे स्ट्रॉन्ग देश होने का। भारत जहाँ पे इंडो पैसिफिक में सबसे ताकतवर देश है, तो वहीं पे दोस्तों अमेरिका के द्वारा भारत को अपने ग्लोबल पार्टनर और चाइना के खिलाफ प्रमुख एलाई के रूप में देखा जाता है। और भारत के अंदर भी हाल ही में कुछ उड़ते हुए खबरों में दावा किया गया था कि भारत की तरफ से शायद बॉम्बरों को खरीदा जाए, और इन दावों के साथ साथ ऐसे भी बताया गया था कि शायद ये बॉम्बर रशियन बॉम्बर हो। और उसके बाद अमेरिका के थिंक टैंकों के बीच में हड़कंप लग गया, क्योंकि रशिया के बॉम्बर खरीदना मतलब भारत का रशिया के और करीब जाना, और इसे रोकने के लिए भी शायद इस तरीके के थिंक टैंकों का चर्चा हो रहा है। लेकिन देखना यह है कि B-21 जैसे स्टेल्थ ताकतवर और महंगे तरीन बॉम्बर अमेरिका किसी अन्य देश को देता भी है कि नहीं, और अगर भारत के सामने इसका ऑफर रखा जाता है तो बड़ा सवाल यह है कि भारत अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए इसे खरीदता भी है कि नहीं। तो अब चलिए थोड़ा जानते हैं कि B-21 राइडर बॉम्बरों में ऐसा क्या खासियत है जिसे देखते हुए मिलिट्री एक्सपर्टों की तरफ से बताया जा रहा है कि यह दुनिया के केवल मात्र सबसे ताकतवर तरीन बॉम्बर नहीं है, बल्कि आने वाले कई दशकों तक बॉम्बरों के मामले में यही दुनिया में सबसे आगे रहेगा। तो एक्सपर्टों की तरफ से इन बॉम्बरों के खासियतों का जिक्र करते हुए 10 अलग अलग फैक्ट दिया गया है, जिनमें सबसे पहला फैक्ट है 6th जनरेशन। बेसिकली दोस्तों इन बॉम्बरों को 6
सिक्स जनरेशन के कैपेबिलिटी वाले बॉम्बर के रूप में देखा जा रहा है, जिसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। आज से करीबन 3 दशक पहले अमेरिका के द्वारा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को बना लिया गया था, पर अमेरिका के द्वारा B-21 राइडर बॉम्बरों में वो 3 दशक पुराने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि बताया जा रहा है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में कई तरीके के इंप्रूवमेंट करते हुए B-21 बॉम्बरों को एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है, जो कि अब एंटी स्टेल्थ जो हाई एंड थ्रेट एनवायरनमेंट है उसके अंदर भी काम करने में सक्षम होगा। मतलब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के एवोल्यूशन को देखते हुए दुश्मन के द्वारा जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को काउंटर करने के लिए अपने इक्विपमेंटों को बनाया गया है, उसे भी B-21 बॉम्बर के द्वारा काउंटर करना संभव हो पाएगा। और इसी कारण ये जो बॉम्बर है ये अमेरिकी वायुसेना में एक तरीके से महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक रोल निभाएगा। और दोस्तों ये जो एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है इसे अब 6th जनरेशन के टेक्नोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों बॉम्बरों के जो दूसरा फैक्ट है वो है स्टेल्थ। मतलब एडवांस स्टेल्थ को बनाने के लिए नॉर्थ्रॉप गवर्नमेंट की तरफ से कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों एयरक्राफ्टों को केवल मात्र डिजाइन वाइज स्टेल्थ नहीं बनाया गया है, बल्कि बताया जा रहा है कि B-21 राइडर को अतिरिक्त स्टेल्थ बनाने के लिए नॉर्थ्रॉप गवर्नमेंट की तरफ से मटेरियलिस्टिक मतलब मेटल को लेकर भी स्टेल्थ का काम किया गया है, और इसमें एडवांस मेटल का इस्तेमाल किया गया है जो एक तरीके से राडार के सिग्नेचर को एब्जॉर्ब करने में सक्षम है। हालांकि पहले भी ऐसे टेक्नोलॉजी था, लेकिन बताया जा रहा है कि B-21 बॉम्बरों में उससे भी आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो पहले के एडवांस मेटल से और अतिरिक्त एडवांस है, जो कि एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ फीचर को नॉर्मल से काफी आगे ले जा सकता है। दोस्तों तीसरा बड़ा फैक्ट है बैकबोन ऑफ फ्लीट। मतलब B-21 राइडर बॉम्बरों के सामने किसी और एयरक्राफ्टों का चुनौती नहीं है, जिससे कि एक तरीके से कहा जाए तो इन एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में निर्माण किया जाएगा, ये तो सुनिश्चित है। बेसिकली दोस्तों जब हथियारों का निर्माण होता है तो उन हथियारों के सामने कोई ना कोई अन्य हथियारों का एक चुनौती रहता है, और हमेशा से ही डर रहता है कि हथियार के डेवलपमेंट के बाद उतने बड़े मात्रा में हथियारों को खरीदा जाएगा कि नहीं। इसके अलावा आवश्यकता भी एक ऐसा चीज है जो ये डिपेंड करता है कि कितने मात्रा में हथियारों का निर्माण होगा। B-21 के सामने ये दोनों ही रास्ता क्लियर है। फिलहाल अमेरिका के अंदर ऐसा कोई बॉम्बर का निर्माण नहीं किया जा रहा है जो B-21 को काउंटर करे या B-21 के रॉ ऑर्डर को डिवाइड कर दे। जबकि आवश्यकता को देखा जाए तो अमेरिका में करीबन 4 दशक के आसपास कोई नए बॉम्बरों को शामिल नहीं किया गया है, और बेड़े में कई सारे पुराने ऐसे बॉम्बर है जिसके रिप्लेसमेंट आवश्यक हो गया है। मतलब आवश्यकता भी काफी बड़े मात्रा में है, और इसका सिंपल मतलब यह है कि नॉर्थ्रॉप गवर्नमेंट को B-21 को लेके अवश्य बड़ा ऑर्डर मिलेगा। और रिपोर्ट में तो दावा किया जा रहा है कि कम से कम 100 एयरक्राफ्टों का तो ऑर्डर इनिशियली होगा, जबकि ये संख्या बढ़ के 180 तक हो सकता है। और ये सभी एयरक्राफ्ट अमेरिका के पुराने एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने में इस्तेमाल होगा, जिनमें B-1 जैसे बॉम्बर से शुरू करके B-2 जैसे बॉम्बर शामिल है। दोस्तों इन बॉम्बरों का नेक्स्ट फैक्ट है डिजिटल बॉम्बर। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट बनाया गया है इसमें सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजीज का काफी बड़े मात्रा में इस्तेमाल किया गया है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बताया जा रहा है कि जो बॉम्बर है ये बॉम्बिंग के काम को डिजिटली मतलब सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑपरेट कर सकेगा। और पहले जैसे मैकेनिकली बॉम्बरों को ऑपरेट किया जाता था और बॉम्बिंग के काम को अंजाम देने के लिए मैकेनिकली सब कुछ आगे बढ़ाया जाता था, तो वहीं पे अब कैलकुलेशन से लेके एक्यूरेसी सब कुछ सॉफ्टवेयर के द्वारा ही मेंटेन किया जाएगा, जो इन बॉम्बरों के घातकता को और बढ़ाएगा। दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट है इन बॉम्बरों में क्लाउड टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का। बताया जा रहा है कि नॉर्थ्रॉप गवर्नमेंट की तरफ से जब बॉम्बरों का डेवलपमेंट किया जा रहा था तब बड़े मात्रा में क्लाउड एनवायरनमेंट का इस्तेमाल किया गया ताकि बॉम्बर के डेमोन्स्ट्रेशन और मैग्निफिकेशन किया जा सके। नेक्स्ट जनरेशन के टेक्नोलॉजी के सहारे जो डेमोन्स्ट्रेशन किया गया वहां पे बॉम्बर के डेवलपमेंट तो आसान हुआ, तो वहीं पे साथ ही साथ इसके टेस्टिंग भी आसान हुआ, जिससे कि बॉम्बरों के कई तरीके के डेटा को जहां पे हासिल किया जा सका, तो वहीं पे इसके डिजिटल विंग और सपोर्ट ऑपरेशंस को भी एक तरीके से स्टेटमेंट किया जा सका। दोस्तों क्लाउड टेक्नोलॉजी एक तरीके से कम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बॉम्बरों के मेंटेनेंस और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने में मददगार होगा। दोस्तों नेक्स्ट है इसके ओपन आर्किटेक्चर। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इसे एक ओपन आर्किटेक्चर के तहत बनाया जा रहा है ताकि भविष्य के थ्रेट को भी एनकाउंटर करने के लिए बॉम्बर में अपग्रेडेशन किया जा सके। मतलब ये बॉम्बर एक ओपन प्लेटफॉर्म के तहत बन रहा है, और जब भी टेक्नोलॉजी इवैल्यूएट होगा तब उन टेक्नोलॉजी को इन बॉम्बरों में अडॉप्ट किया जा सकेगा। मतलब समय बढ़ने के साथ साथ बॉम्बरों के टेक्नोलॉजी में कोई पुरानापन नहीं आएगा, बल्कि नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के साथ साथ पुराने टेक्नोलॉजी के जगह में भी नया टेक्नोलॉजी को लाया जा सकेगा, जो इन बॉम्बरों को अगर लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाता है तब भी एक आधुनिक बॉम्बर बना के रखेगा। दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट है बॉम्बरों को बनाने के लिए बनाया गया एक नेशनल टीम का। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका की तरफ से जब भी इस तरीके के कोई महत्वपूर्ण हथियारों को निर्माण किया जाता है तो सबसे बड़ा चुनौती रहता है कि इसके टेक्नोलॉजी को बचा के रखना। मतलब जिस तरीके से चाइना के द्वारा टेक्नोलॉजी चोरी करके अपने हथियारों का निर्माण किया जाता है, उससे बचाना ही इन हथियारों का सबसे प्राइमरी काम होता है। और दोस्तों बताया जाता है कि इसके लिए अमेरिका के द्वारा एक नेशनल टीम को बनाया गया, और यह टीम साल 2015 में बना, जो कि 8000 लोगों से मिलके है, और इसमें इंडस्ट्री पार्टनर के साथ साथ एयरफोर्स के अधिकारी भी है। और बताया जाता है कि इसके जो सप्लाईज है वो 40 स्टेट और 400 सप्लाईज में डिवाइडेड है। दोस्तों बॉम्बर के नेक्स्ट फैक्ट है इसके सस्टेनमेंट। दोस्तों कोई भी हथियार जब बनाया जाता है तो ये चीज को ध्यान में रखा जाता है कि ये कितने सस्टेनेबल हो। एग्जाम्पल के रूप में अगर B-2 बॉम्बर को देखा जाए तो ये ऑब्वियसली एक बेहतरीन बॉम्बर है और उस दरमियान बनाया गया सबसे टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड हथियार है, लेकिन ये उस तरीके से सस्टेनेबल इसीलिए
नहीं था, क्योंकि ये इतना महंगा था और इसकी उपयोगिता इतना कम था कि अमेरिका के द्वारा कुछ ही ऐसे बॉम्बर को बनाया गया। इवन दोस्तों ये ऑपरेशनल कॉस्ट में भी इतना हाई है और इतना महंगा है कि अमेरिकी एयरफोर्स जैसे दुनिया के महंगे तरीन एयरफोर्स भी इसे ऑपरेट करने के लिए हिचकिचाता है। और B-21 को फिलहाल ऐसे बनाया जा रहा है कि ये उतने सस्टेनेबल हो कि बाद में इसे लेके पछताना ना पड़े, मतलब ये लो कॉस्ट का भी हो और उपयोगिता में भी आए। इसलिए बताया जा रहा है कि दोस्तों ये आकार में शायद B-2 से थोड़ा छोटा हो और 2 इंजन से ही लैस हो और इसे इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनाया जाए कि आने वाले समय में इसके ऑपरेशनल कॉस्ट कम से कम हो। दोस्तों नेक्स्ट है इसके ग्लोबल रीच। हालांकि दोस्तों इन बॉम्बरों को B-2 के मुकाबले में छोटे आकार के रूप में बताया जा रहा है और 2 इंजनों से लैस बॉम्बर के रूप में बताया जा रहा है, लेकिन इसका रीच मतलब पहुंच पूरा दुनिया के ऊपर होगा। एक तरीके से लॉन्ग रेंज बॉम्बर ऐसे ही होता है जो एक जगह से उड़ान भर के बिना लैंड किए या बिना रुके लंबे दूरी तक जा सके और वहां पे बॉम्बिंग का काम को अंजाम देके फिर वापस आ सके। और स्टेल्थ बॉम्बर के लिए रेंज तो अतिरिक्त होना आवश्यक है ही, क्योंकि दुश्मन को ये ना पता चले कि ये बॉम्बर आएगा किस दिशा से और कहां से बॉम्बिंग करके निकल जाएगा। क्योंकि बेसिकली दुश्मन की तरफ से बॉम्बर के तैनात किए हुए एयरवेस के ऊपर नजर रखा जाता है और दुश्मन अगर एक बेस पे नजर रखा हुआ है तो दूसरे बेस से अगर कई हजार किलोमीटर दूर से बॉम्बर आके बॉम्बिंग को अंजाम देता है तो उसे पता ही नहीं चलता है कि बॉम्बर असल में आया कहां से है। और B-21 को इसीलिए एक ग्लोबल रीच के बॉम्बर के तहत बनाया जा रहा है ताकि इसके लिए किसी भी तरीके के ऑपरेशन को किसी भी क्षेत्र से अंजाम देना आसान हो। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका की तरफ से कई तरीके के ग्लोबल मिशनों के लिए अलग अलग देशों में बेसेस बनाया जाता है और वहां से एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करना जहां पे चुनौतीपूर्ण और काफी महंगा होता है, तो वहीं पे ग्लोबल रीच के बॉम्बर आने से अमेरिका अपने देश में ही रह के एयरक्राफ्टों को उड़ान भर के दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके अपने मिशन को अंजाम दे सकेगा और इसके लिए बेसेस को भाड़े में लेना नहीं पड़ेगा। और दोस्तों इन बॉम्बरों के सबसे आखिरी फैक्ट है इसका नाम मतलब राइडर। B-21 राइडर नाम असल में द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान जापान के ऊपर अंजाम दिया गया एक मिशन के तहत रखा गया है, जिसे डूलिटिल राइड भी कहा जाता है। 80 एयरमैन के ग्रुप के इस बॉम्बिंग राइड को असल में लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स मतलब जिमी डूलिटिल के तरफ से नेतृत्व किया गया था। और दोस्तों इसमें 16 B-25 मिचेल मीडियम रेंज बॉम्बर था। बॉम्बर को असल में काफी क्रिटिकल मिशन में अंजाम दिया गया था और दोस्तों इसलिए इन 80 एयरमैनों को डूलिटिल्स राइडर कहा जाता है। और दोस्तों ये जो नाम है ये यही से ही लाया गया है और ये माना जाता है कि अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे पहला और सबसे बड़ा सफलता था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।